नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह बात करेंगे लिंग पूर्वाग्रह और बात करेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पर। यहाँ से क्वेश्चन बात किया जाए, आप सभी के पेपर में हमेशा से पूछा जाता है और काम बात किया जाए तो कम से कम दो क्वेश्चन हमेशा से फिक्स है। एक क्वेश्चन लिंग पूर्वाग्रह जिसे जेंडर बायस बोलते हैं, और आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, साथ ही साथ जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा से आया है, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट का सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। हर क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसे देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो दोस्त, आपसे कहा लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना किसका उदाहरण है? जेंडर समानता का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर सशक्तिकरण का। तो दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब लड़कियों के लिए भाषाओं के लिए क्या प्रोत्साहित करना है लड़कियों, और बात की जाए गणित और विज्ञान के लिए हतोत्साहित करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इसे लगता है कि भाई साहब लड़कियां गणित विज्ञान में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी। भाई साहब कर लेंगी, भाषाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, इसीलिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और यह उदाहरण जो है वह जेंडर समानता का नहीं है, न जेंडर स्थिरता का है, वह जेंडर भेदभाव का है। और इसीलिए जो राइट आंसर होगा दोस्त वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, जो फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करा जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं? तो आप जानते हैं जेंडर जो भूमिका है सामाजिक सत्ता मानी जाती है। जेंडर को एक सामाजिक सत्ता माना जाता है। अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचनाएं हैं, अनुवांशिक निर्धारण है। तो दोस्तों, जेंडर जो भूमिकाएं हैं वह अधिग्रहित व्यवहार है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो इक्वायर्ड जो बिहेवियर है, अधिग्रहित व्यवहार है, एक सामाजिक सत्ता के रूप में माना जाता है। और राइट ऑप्शन होगा सेकंड का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड नंबर के लिए, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। मतलब जो खिलौने के रूप में क्या मिला, रोहन को गुड़िया मिली और रोहन ने एक प्रतिक्रिया दिया कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है। भाई साहब गुड़िया लेने के बाद कहा कि खिलौना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। या किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्थिरता का। तो कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति क्या है? रूढ़िवादी बातें हैं। क्या है? जेंडर के प्रति ये रूढ़िवादी बातें बताइए। लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं, या कोई रूढ़िवादी बात है ना कि जेंडर के प्रति रूढ़िवादी बात बनाई जा रही है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा भैया आपका सी ऑप्शन होगा। जेंडर के भेदभाव नहीं हो रहा है कि अगर ये भेदभाव तब होता जब कहता लड़कियां ऐसी करेंगे लड़के वैसे करेंगे तो भेदभाव होता है। जेंडर रूढ़िवादिता तब होता जब किसी जेंडर के प्रति मतलब बोला जाता है कि भाई जेंडर या इसके लिए है और या उसके लिए है, लड़कों के लिए ये चीजें हैं, लड़कियों के लिए ये चीजें हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। और राइट ऑप्शन आपका जो तीसरे का बनेगा दोस्त, वह तीसरे का आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ नंबर के लिए करें, एक शिक्षिका या धारणा रखती है, एक शिक्षिका या धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। मतलब शिक्षिका क्या कहती है? भाई साहब लड़के हैं वह बुद्धिमान ज्यादा होते हैं और जोखिम लेते हैं। लड़कियों की बात में क्या कहता है? लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और इसके अनुसार व्यवहार करती, उसके अनुसार व्यवहार करती। या कथन किसका या किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समानता का, जेंडर समता का, जेंडर समानता का। दोस्तों, आप जानते हैं क्या लड़की ईमानदारी नहीं होती? क्या लड़कों में क्या आज्ञाकारिता नहीं होता? क्या लड़कियों में ऐसा होता? नहीं भैया, दोनों में होता है। ऐसी बात हम नहीं कह सकते हैं। लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती? क्या लड़कियां जोखिम नहीं ले सकती? एकदम ले सकती हैं दोस्त। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है लड़के बुद्धिमान होते और जोखिम लेते हैं, लड़कियां जो एक आज्ञाकारी और ईमानदार होती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। दोनों ये सारी चीजें क्या है? एक जेंडर के प्रति पक्षपात हो रहा है, जेंडर के प्रति क्या हो रहा है? रूढ़िवादी बातें हो रही हैं। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ का क्या बनेगा? वह फोर्थ का आपका ए ऑप्शन बनेगा। फोर्थ का क्या बनेगा दोस्त? वह फोर्थ का ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर के लिए जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने वाले पर चर्चा करने से क्या होगा? जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी।
तो दोस्तों ध्यान देंगे कि जेंडर जो तटस्थ भाषा है का प्रयोग की बात किया जाए, प्रयोग करने की जब बात करते हैं तो कहा सामाजिक संरचना करा की बजाय आनुवांशिक रूप से निर्धारण है। मतलब जेंडर की बात कर रहा है कि कह रहा है कि भाई साहब जो जेंडर की चीजें हैं सामाजिक संरचना के बजाय मान रहा है जैविक है, तो इससे क्या होंगी, करा कि क्या हो सकता है जेंडर के प्रति, क्या जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्त, इसके लिए बताएंगे क्या हो सकता है। इसके लिए क्या भाई साहब होगा जब जेंडर आनुवांशिकता के रूप में निर्धारित होगी तो अगर जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जेंडर की रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका बनेगा इसमें से डी ऑप्शन। क्या बनेगा दोस्त? आपका बनेगा पांचवें का डी ऑप्शन बन जाएगा। क्यों? करा कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग एक सामाजिक संरचना के बजाय आनुवांशिकता रूप से निर्धारित होने पर चर्चा से क्या बनेगा, या भैया तब बनेगा, जब बन जाएगा तब या बनेगा कि भाई नेचर के रूप में जब होगा तो एक तरीके से क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। आपका डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 6 नंबर के लिए। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, 4 साल का कोई राहुल है, वह राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलती है, ठीक है, वह बोलता है कि मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। या क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता। तो जेंडर के प्रति क्या हो रहा है दोस्तों, जेंडर की प्रति एक रूढ़िवादी बात बनाई जा रही है और जेंडर के प्रति रूढ़िवादी बात बनाई रही है, इसलिए जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वह बनेगा जेंडर रूढ़िवादिता, सी ऑप्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जेंडर के प्रति क्या किया जा रहा है कि भाई साहब लड़के लड़कियों गुड़ियों के साथ खेलते हैं, लड़के गुड़ियों के साथ नहीं खेलते, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती हैं। ये रूढ़िवादी बात है कि भाई साहब ये रूढ़िवादी बात बनाई जा रही है और राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 7 नंबर की बात करते हैं। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर की, अच्छा प्रश्न है, माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के क्लास में कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं। मतलब जब माध्यमिक स्तर पर देखा गया कि जो लड़के हैं वह लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े, गुरुजी बताएं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं, ठीक है, जो क्लास में चर्चाएं हो रही है उसके लिए हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में की शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कैसे स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होती है? क्या हमें स्वीकार लेना चाहिए शिक्षक के तौर पर कि भाई साहब लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती, लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? करेक्ट कि स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पढ़ने की क्षमता नहीं होती। क्या हमें स्वीकार करना चाहिए लड़कियों को पढ़ने की क्षमता नहीं होती माध्यमिक स्तर पर? आगे बात करते हैं सी में विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। दोस्तों तो आप जानते हैं जो या हाथे खड़े कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो इसके बात किया जाए तो जो बच्चों का संदर्भ है, बच्चों के जो संदर्भ और खुद का जो शिक्षा शास्त्र है उसका विश्लेषण करेंगे तब चीजें हो पाएंगी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां माध्यमिक स्तर पर अच्छे तरीके से नहीं चीजें कर सकती हैं। ये चीजें करें कि तुलना में बुद्धिमान ज्यादा होते हैं लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं, बुद्धिमान कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लड़की ज्यादा बुद्धिमान तो लड़की बुद्धिमान होती है, प्रकृति ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है। करें कि माध्यमिक स्तर पर करें कि लड़कियों में क्षमता ही नहीं होती है पढ़ने की, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां हर क्षमता लड़कों से कम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, गलत हो जाएगा, ए भी गलत है, बी भी गलत है। और सी में करा कि भाई साहब विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि जेंडर भूमिका कारण जन्मजात होती हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। आपका जो गलत सही होगा वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा आपका? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। आगे बात किया जाए करें लड़कों को उपहार देने में, लड़के के लिए खेलने के लिए अक्सर कार व और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? कारण जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण किसको दर्शाती है? अगर बात किया जाए करा कि किसको यह दर्शाती है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार दी जाती हैं और यांत्रिक ब्लॉक दी, लड़कियों को गुड़िया दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति क्या हो रहा है? पक्षपात किया जा रहा है। भाई साहब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लड़कियों के लिए लड़कों के लिए गुड़िया है, लड़कों के लिए कार है, जेंडर के प्रति पक्षपात हो रहा है और राइट ऑप्शन नंबर का बनेगा वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो जेंडर बायस के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 9th नंबर के लिए। कथन आपके सामने है, कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही है भाई साहब। जो गैर अनुपालिता की बात किया जाए, अनुरूपतावादी जेंडर की भूमिकाओं में जेंडर और जो पुरुष और महिलाओं को
जो चित्रण है उसमें लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम बात सही है, कथन सही है। कारण की बात करेगा, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, तो जेंडर एक जैविक सत्ता नहीं है, जेंडर एक सामाजिक सत्ता। अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्त, अगर यहाँ पर सेक्स लिखा होता है, लिंग लिखा होता है, यहाँ पर जेंडर सेक्स लिखा होता है इंग्लिश में, या यहाँ पर लिंग लिखा होता तो आपका जैविक सत्ता होता है। लेकिन इसमें जेंडर लिखा गया है, इसलिए सामाजिक सत्ता है, इसलिए करेक्ट कि जैविक रूप से निर्धारित हो जाता है। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन। क्या बनेगा दोस्त? वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? ए सही है, लेकिन आर क्या अपने आप में गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम सही है। तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बनेगा, ए इज द करेक्ट है, बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 10 नंबर के लिए। करेक्ट, गिफ्ट के तौर पर कार्ड मिलने पर, गिफ्ट के तौर पर कार्ड मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोलती है, कहती है या मेरे लिए नहीं है। बच्ची कहती है भाई कि या मेरे लिए नहीं है, या लड़के खेलेगा। बच्ची है, कार्ड मिला उससे, मेरे लिए नहीं। लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य किसको दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलेपन को, जेंडर प्रासंगिकता को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्थिरता को। तो यह दर्शाती है भाई साहब, यह जेंडर रूढ़िवादिता को आपका क्यों होगा? क्योंकि या उसको लगता है कि रूढ़िवादी बातें जो समाज करता चला आया है कि लड़के कारों से खेलते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती है, रूढ़िवादी बातें बन गई हैं, इसीलिए बच्ची कर रही है। तो 10 का जो बनेगा ना, वह 10 का दोस्त आपका बनेगा सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में संबोधित करने का सही तरीका नहीं होता माध्यमिक स्तर पर। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, करा कि पाठ पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण का समालोचना करते हुए चर्चा करना, कल लड़कों को गणित विज्ञान तथा लड़कियों में भाषा विषय के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा इसे संबोधित सही तरीके से नहीं करना है? भाई साहब, टीचर को ऐसा नहीं करना है। देखिए, कहीं ना कहीं जो जेंडर एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना एकदम सही बात है, क्योंकि समाज के द्वारा ये जेंडर चीजें बनाई गई हैं, रूढ़िवादी बातें बनाई गई हैं। इस पर चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे रूढ़िवादी बातें खत्म होते जाएंगी और लोग सीखते जाएंगे, समझते हुए चले जाएंगे कि लड़के लड़कियां, लड़के हो चाहे लड़का हो, या लड़की हो चाहे लड़का हो, सब एक ही हैं। ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव नहीं करना इनमें, और दोनों भगवान के द्वारा दिए गए दोनों इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तो इसलिए बात किया सामाजिक संरचना की बात, आपकी बात इस पर चर्चा करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादी बातें धीरे धीरे कम होंगी। या तो सही है, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहन देना, मतलब किसी जेंडर को आपको बढ़ावा नहीं देना है, दोनों को बराबर पैलर में रखना है, इसलिए बात बी ऑप्शन भी सही है। सी में समालोचना करना है, चर्चा करना है, एकदम बात सही है, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में जो बात कर रहा है कि लड़कों में गणित और विज्ञान के लिए, लड़कियों में भाषा के लिए ऐसा प्रोत्साहन देंगे तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को आप बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए चीजें गलत यही है सेंटेंस डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन गलत है तो हमारा क्या होगा? यही हमारा राइट भी होगा, क्योंकि गलत ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की बात करते हैं। कथन आपके सामने है, कथन में लिखा है गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। लड़कियों से कम अपेक्षा रखनी चाहिए क्या? जो गणित के शिक्षक हैं, लड़कियों से कम अपेक्षा रखनी चाहिए? ऐसा कुछ हमें तो नहीं लगता गणित कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क में कह रहा है लड़कियों में गणित की समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती। भाई, गणित को समझने के लिए कोई आनुवांशिक क्षमता की जरूरत नहीं होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि भाई इन्वायरमेंट उसी तरीके से आप जनरेट नहीं कर रहे हो, बना नहीं रहे हो, तो इसलिए बच्ची नहीं सीख पा रही। कोई आनुवांशिकता रूप से नहीं होता कि भाई साहब किसी के खून में वह गणित भर के भेज दिया जाता है कि आप तभी गणित सीखोगे जब आपके खून में रहेगा, आपके आनुवांशिकता में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कथन है और तर्क दोनों को दोनों गलत हैं, और जब दोनों के दोनों गलत हैं तो क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी बनेगा, क्योंकि ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्त आपका डी इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे तो आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए।
कल लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित और विज्ञान में खराब प्रदर्शन करती हैं। या किसको दर्शाता है? जेंडर समता को, जेंडर असमानता को, जेंडर अस्तित्व को, जेंडर रूढ़िवादिता को। तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्या जेंडर रूढ़िवादिता यही दर्शाता है? क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि लड़कियां भाषा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और गणित विज्ञान में नहीं करती। ये जेंडर रूढ़िवादी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां परफॉर्मेंस नहीं कर सकती गणित विज्ञान में, वह भी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं गणित विज्ञान में, और लड़के भी भाषा में, लैंग्वेज में परफॉर्मेंस करते हैं। इसलिए दोस्त आपका जो बनेगा इसमें डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका 14 नंबर के लिए। 13 नंबर के लिए प्रश्न संख्या 14, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद व्यक्तियों में असमानता की मान्यताएं पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है। या फिर कह रहा है विद्यार्थियों को बारंबार इनाम और सजा देना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनेगा। तो करेक्ट कभी कभार व्यक्ति देखेंगे, कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद व्यक्तियों में असमानता और मान्यता पैदा कर देती हैं। इस तरह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, कम करने के लिए क्या करना है? जो रूढ़िवादी बातें बन जाती हैं उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षिका को? विद्यार्थियों को यह कहना कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। भाई अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया नहीं है, एक नियंत्रित प्रक्रिया है, इसलिए आपका यह बात गलत होगा। कर ऐसे उदाहरण देना उससे कोई मतलब नहीं। देखिए अधिगम से यहाँ से कोई लेना देना है, रूढ़िवादी बातें चल रही है ना, तो ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि रूढ़िवाद सच है। भाई रूढ़िवाद ऐसा सच है, ऐसी बात को दर्शाएंगे, और ऐसी बात को दर्शाएंगे तो क्या रूढ़िवादी जो प्रभाव है उसको नकारात्मक रूप से, इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए जब रूढ़िवादा को आप बढ़ाएंगे, सच करेंगे, तो वह क्या बढ़ेगा घटेगा? वह तो कम ज्यादा होगा ना। तो आपको निगेटिव पूछा। देखिए यहाँ पर देखिए नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जो रूढ़िवादी बातें हैं उसको कम करना है। जब आप कह रहे हो कि रूढ़िवादी बातें सच हैं, बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या कर बढ़ाओगे तो तब जाते हैं, तो आप बढ़ा रहे हो बी ऑप्शन में, तो आपसे कम करने की बात हो रही है। करा अधिगम प्रयास को प्रभावी रूप से निर्भर करता है। ठीक है, करा कि सही बात है। अधिगम का जो प्रयास है वह किस पर निर्भर करता है? वह प्रभावी रूप से निर्भर करता है। कैसे आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, सिखाया कैसे जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों का बारंबार इनाम और सजा की बात इस पर नहीं बनेगी। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वह बी ऑप्शन आपका राइट बी आपका जो बनेगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, रूढ़िवादी ये तो गलत आपसे पूछ रहा था ना, यहां पर ध्यान देंगे कौन सा बनेगा। देखिए इसमें बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ध्यान देंगे इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर करता है एकदम। क्योंकि जब रूढ़िवादी बातें, देखिए मैंने आपको गलत वाली चीजें ढूंढने लगा, गलत में तो ए भी है और बी भी और सी भी है, लेकिन हमें ढूंढना था सही, क्योंकि इसमें क्या रूढ़िवादी बातों को कौन सा कम करेगा, तो रूढ़िवादी बातें कम करेगा ऑप्शन संख्या सी में। क्यों होगा? क्यों? इस वजह से कम करेगा, इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास प्रभावी रूप से निर्भर है, एकदम सही है। तो भाई साहब अधिगम का ऐसा नहीं है कि आपको अधिगम तभी कम होगा जब रूढ़िवादी बातें, तभी कम होगा जब आप ऐसा समाज में मानसिकता पैदा करोगे कि भाई साहब जो अधिगम ऐसा नहीं है कि कोई जनरल आनुवांशिक रूप से आपके भीतर आता है या माता पिता से प्राप्त होते हैं। जैसा आपको माहौल दिया गया, जिससे आपका एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, उसी हिसाब से आप सीखते हो। इसीलिए प्रश्न संख्या 14 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। प्रश्न संख्या 15 है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य देने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है। मतलब फर्नीचर को हिलाने का मतलब है कहीं ना कहीं जब चीजें साफ सफाई हो रही हैं तो फर्नीचर को इधर उधर, आप देखते होंगे जब विद्यालय साफ सफाई होता है क्लासरूम को, तो लड़के इधर उधर का जो फर्नीचर है, डेस्क बेंच है, इधर उधर की जाती है तो सफाई होती है। तो कह रहा है कि हिलाने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए करता है। क्यों कह रहा है? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह मानसिकता है कि लड़कियां क्या इतना कमजोर है कि वह डेस्क बेंच को इधर उधर नहीं कर सकती हैं, और लड़कियां साफ सफाई अच्छे तरीके से करेंगे, लड़के अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं करेंगे,
या मानसिकता टीचर के भीतर है तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पहचान या जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता, क्योंकि उसके रूढ़िवादी बातें बन चुकी हैं, उसके दिमाग में बन चुका है कि लड़के साफ सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, लड़कियां मजबूत नहीं होती, लड़की इधर उधर नहीं कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ चुका है। और इसीलिए दोस्त जो बनेगा वह 15 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? 15 का ए ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, यह आप सभी के सामने जेंडर जो लिंग पूर्वाग्रह था इससे संबंधित 15 प्रश्न आप सभी के सामने हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा पर। इसको हर अच्छे से प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, आपके सभी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझते हुए चलें। तो प्रश्न संख्या 16 की बात करेंगे। कहा कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? कि भाई जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसकी क्या विशेषताएं हैं? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। तो आप जानते हैं भाई साहब, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देने की बात नहीं करता है। प्रगतिशील शिक्षा कहता है भाई साहब आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएं, पहले कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे तो आप प्रैक्टिस खुद से कर लेंगे, चीजें सीख जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके लिए गलत होगा। करे योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, भाई स्थायी अलगाव करोगी योग्यता के स्थान पर आधार पर, तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन होगा, गलत होगा। ऐसा भी बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता है। वह बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि भाई साहब कैसा लर्निंग होना चाहिए, कैसा जो अधिगम होना चाहिए वह होना चाहिए सहयोगात्मक पूर्ण लर्निंग होनी चाहिए, अधिगम होना चाहिए। एक तरीके से आपका जो कोऑपरेटिव जो लर्निंग की बात करता, सहयोगात्मक पूर्ण, सहयोगितापूर्ण अधिगम की जोड़ देता, सी ऑप्शन होगा। पुरस्कार और दंड की बात करेंगे तो ऐसा बात या व्यवहारवादी करते हैं, ना कि आपका वह प्रगतिशील कक्षा करता है, क्लासरूम करता है। बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी बात नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो राइट होगा 16 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? कौन सी ऐसी स्थिति है जो बाल केंद्रित क्लासरूम का विशेषता या उदाहरण हो सकता है? करा एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। करा एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। तो दोस्तों कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? कौन सा इसमें से बाल केंद्रित क्लासरूम का एग्जाम्पल है? ऐसी बात कर रहा है। एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं, ठीक है, शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं और यही सही हो जाएगा। क्या होगा? जब क्लासरूम में देखते होंगे आपको जब हम सब पढ़ते रहे, आप सभी पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं एक क्लासरूम में बैठे रहते थे। टीचर जिससे मैथ का टाइम हुआ तो मैथ वाले टीचर आके बैठते पढ़ाते थे, इंग्लिश वाले का टाइम हुआ तो इंग्लिश वाले पढ़ाते थे। तो अलग अलग टीचर अपने अपने टाइम पर आगे बैठते हैं। और ऐसा कहता है बाल केंद्रित शिक्षा, कहता है कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे होते हैं, एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते रहते हैं, यही बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। ये ऑप्शन होगा। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए गए पुरस्कार और दंड पर नियंत्रित होता है, ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होता है कि पुरस्कार और दंड के आधार पर उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, गलत होगा। करे एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश दे, तो जब शिक्षक निर्देश देगा तो बाल केंद्रित ना होकर शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, यह भी गलत होगा। करे एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, ऐसी बात बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होता है। दोस्त दोनों सक्रिय पर जोर देते हैं, दोनों सक्रियता पर रहते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों बाल केंद्रित शिक्षा में। और 17 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देनी चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं सिर्फ क्लास जो टीचर के हिसाब से नियंत्रित रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बंधित कर रहे हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और एक कहीं ना कहीं अध्यापक निर्देशित की बात कर रहे हो, तो शिक्षक केंद्रित ना हो, शिक्षक केंद्रित हो रहा है ना कि बाल केंद्रित हो रहा है, या तो अपने आप में गलत हो जाएगा। अच्छा, अधिगम केवल कक्षा में होता, तो आप जानते हैं अधिगम सिर्फ केवल क्लासरूम में नहीं होता है, केवल क्लासरूम में नहीं, अधिगम क्लास के बाहर भी होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। इसलिए आपका यह भी गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, एकदम सही है। क्लास में बच्चे जो कक्षा में बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो अपने साथ समृद्ध वातावरण लेकर आते हैं, एकदम अनुभव लेकर आते हैं, राइट ऑप्शन होगा सी। विद्यार्थी केवल दृढ़ और अभ्यास, तो आप जानते हैं केवल दृढ़ अभ्यास अपने आप में क्या होगा? गलत होगा। दृढ़ अभ्यास जब बच्चा को
सिखाएं, पहले कॉन्सेप्ट को समझाएं, ड्रिल और अभ्यास बाद में कर लेगा। और इसीलिए दोस्त 18 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। 18 का क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं हम सभी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 19, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे करते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने का को अग्रसर होते हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार होने चाहिए, बेहतरीन प्रश्न है और बताएंगे इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न। दोस्तों आप जानते हैं बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार के होने चाहिए, तो ए ऑप्शन में करा है निष्क्रिय नकलची। तो आप जानते हैं निष्क्रिय नकलची तो अपने आप में गलत होगा, क्योंकि बच्चे को हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बच्चे में समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए निष्क्रिय नकलची के रूप में नहीं, इससे बच्चे में विकास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यह गलत होगा। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, एकदम बात सही है, राइट ऑप्शन होगा बी। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि, भाई ब्लैक बोर्ड पर हम फोटोकॉपी उसका उतारते जाएं, हमने कुछ लिखा उसको बच्चे उतार लेंगे तो बच्चे का नॉलेज क्या बढ़ेगा, बच्चे में नॉलेज नहीं बढ़ेगा। बच्चा एक बाल केंद्रित शिक्षा का ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सेंटर्ड जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। बच्चे में लगातार रचनात्मक, एक बच्चे में सृजनात्मक चिंतन, एक बच्चे में सृजनात्मक बालक बच्चा बनाने की कोशिश होनी चाहिए, रचनात्मक बालक बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए दोस्त सी भी गलत होगा। और डी में करा निष्क्रिय श्रोता, भाई सर निष्क्रिय श्रोता के रूप में नहीं होते हैं, एक सक्रिय श्रोता के रूप में और निष्क्रियता से भाग लेते हैं दोस्तों, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। 19 का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है, कौन सा ऐसा है जो बाल केंद्रित क्लासरूम को नहीं दर्शाता है। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और उसको छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। बच्चे को जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा इसमें से गलत है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो गलत कौन सा दर्शाता है आपको बताना है दोस्तों। कहा कि गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है। बाल केंद्रित में शिक्षा में ऐसा होता है कि अपने हिसाब से बच्चे अपने हिसाब से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था में गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था होती है। बच्चे के प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा मानता है। लेकिन सी में कहा कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, भाई शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा और शिक्षार्थी नकल करने की बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर उतारने की बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी नहीं करती बात। और जब गलत है तो यही हमारा राइट होगा, क्योंकि गलत हमसे पूछ रहा था। गलत कौन सा सेंटेंस है, वो गलत सेंटेंस भैया ऑप्शन संख्या सी है, और ऑप्शन संख्या सी गलत है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमारा राइट ऑप्शन। अच्छा, बच्चे जो करे उसमें तल्लीन है, ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा का ये व्यवस्था है, बाल केंद्रित शिक्षा में होती है। 21 नंबर के लिए करा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, करा उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, करा पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, करा शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित है, करा पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। दोस्तों आपसे दोस्त जो कह रहा क्वेश्चन ऑप्शन, करा बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम क्या है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों की बात नहीं करता है, व्यवहारवादी करते हैं भाई साहब, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात सिर्फ व्यवहारवादी करते हैं, और ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं करता। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है भाई साहब हमें रचनात्मक बच्चे में सृजनात्मक बालक बनाना है, बच्चे में जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा जनरेट करनी है, ना कि बच्चे में उद्दीपन और क्रिया के माध्यम से बच्चा सीखे। इसलिए दोस्तों आपका क्या होगा, गलत होगा। पुरस्कार और दंड अपने आप में क्या है, गलत है, पुरस्कार दंड के आधार पर नहीं होगा। शिक्षक और छात्रों के द्वारा क्या होना चाहिए, स्वनिर्मित होना चाहिए ज्ञान, एकदम ऐसी बात सही है, सी ऑप्शन राइट होगा। डी में कहा कि पूरी तरीके से शिक्षक में निर्भर होती है और छात्रों को निष्क्रिय रखा जाता है, तो या तो बाल केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित हो जाएगा डी ऑप्शन में। इसलिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। इज कोऑर्डिनेटेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, तो आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए, करा एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए।
भाई साहब बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? कह कुछ सामायिक कक्षाओं परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। कह लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। कह बिल्कुल नहीं किया जाता है। कह सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन की बात जब आप करते हैं तो मूल्यांकन की दोस्तों जब आप बात की जाती है तो केवल सामायिक परीक्षा द्वारा किया जाता है, गलत चीजें हैं। परीक्षा सिर्फ कुछ परीक्षाओं के द्वारा नहीं होगा, ये चीजें गलत हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में जो मूल्यांकन होगा वह कैसे होगा? वह सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। जब सीखने की, देखिए मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों ना, मूल्यांकन का मतलब यह होता है जो असेसमेंट, जो इवेल्युएशन है वह इवेल्युएशन होना चाहिए कि भाई साहब जब हम किसी बच्चे का इवेल्युएशन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो उसी का एक हिस्सा होना चाहिए। बच्चों को हम सिखा रहे हैं और बच्चा गलती कर रहा है तो उसको हम समझाते चले, सिखाते चले, पढ़ाते चले, समझाते चले। और इसीलिए 22 का जो बनेगा ना वह 22 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? वह 22 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर। कह निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? कर परीक्षाओं के लिए सीखना, कर अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, कर गैर संदर्भित पाठचर्या, कर शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। करो कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? तो करा कि ए ऑप्शन करा परीक्षाओं के लिए सीखना। तो परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं होता प्रगतिशील शिक्षा का। प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, जो क्लासरूम है, ऐसा नहीं कहता परीक्षाओं के लिए सिखाएं हम। वह कहता अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग पर जोर देता है। और आपका जो राइट आंसर होगा ना उस पर बल देता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर जोर देता है, बल देता है दोस्तों, एम्फेसिस करता है। तो राइट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। गैर संदर्भित पाठचर्या आपके लिए अगर बताया जाए, प्रगतिशील शिक्षा कहता है कि आपको संदर्भित पाठचर्या होनी चाहिए, नहीं कि गैर संदर्भित। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो संदर्भित चीजें बताएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल है, ना कि गैर संदर्भित। भाई आपके सिलेबस से कोई मिलता जुलता है ही नहीं, तो हम उससे क्या आपको लाभ लेना है? कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो इसलिए आपका सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत होगा और डी अपने आप में गलत होगा, क्योंकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र लिखा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। और इसीलिए आपका जो बनेगा वह 23 का बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। करा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? एक सरल प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? करा एक सरल प्रक्रिया है, करा एक सामाजिक प्रक्रिया है, करा केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा हो सकता है, करा परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो करा कि दोस्तों, करा कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम ऐसा ही एक सरल प्रक्रिया नहीं है। अधिगम भैया सरल प्रक्रिया होता नहीं है, एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। एक सरल प्रोसेस, एक आपका बात किया जाए, एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक सरल प्रोसेस नहीं है दोस्तों। ये कौन सा अधिगम? या तो गलत हो गया, जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, एक सामाजिक प्रक्रिया, एकदम सही बी ऑप्शन बनेगा। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा हो सकता है। केवल औपचारिक रूप से नहीं हो सकता, औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकता है। तो इनफॉर्मर दोनों तरीके से होगा दोस्तों, यह भी गलत होगा। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक होकर सिर्फ परीक्षा पर आप कंट्रोल करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के लिए अधिगम जो करते हैं? नहीं, सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही प्रतिबंधात्मक नहीं करते हैं वो तो दोस्तों। और आपके जीवन के उद्धार के लिए, आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आए, समस्याएं, उसको हम सॉल्व कर पाएं, उसके लिए अधिगम कराई जाती हैं। तो दोस्तों आपका जो 24 का बनेगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25 नंबर के लिए करा एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी कैसे करते हैं? करा अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। भाई साहब बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी स्वयं को सीखने के लिए भूमिका तो रखते हैं? करा एकदम नहीं रखते हैं, तो गलत हो जाएगा। करा कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, एकदम सही है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। करा कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, तो कोरी पट्टी में आदर्शवाद देखता है, ना कि बाल केंद्रित शिक्षा देखता है, ना कि आपका प्रगतिशील शिक्षा देखता है। यही बात आपका गलत हो जाएगा, कोरी पट्टी की तरह नहीं देखते हैं। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। निष्क्रिय रूप से, वो भी निष्क्रिय रूप से, तो आपका बात गलत है। तो 25 का जो बनेगा वो 25 का बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपके सामने है 26 नंबर के लिए। कर एक प्रगतिशील कक्षा में कैसी बात होनी चाहिए? कर बच्चों की भागीदारिता न्यूनतम है। भाई साहब क्या प्रगतिशील क्लासरूम में बच्चों की जो पार्टिसिपेट है, बच्चे भागीदारिता करते हैं, क्या न्यूनतम होती है? नहीं, अधिकतम होती है। भाई टीचर और बच्चे दोनों एक साथ क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे, और जो बच्चे में दिक्कतें होंगी वो शिक्षक सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो न्यूनतम ऐसी कोई बात नहीं है, गलत होगा। तो बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद नहीं करते हैं।
तथ्य को याद करने की बात एकदम नहीं होती है, आपका बात गलत हो जाएगा। तथ्य को याद नहीं करते हैं, ऐसा प्रगतिशील शिक्षा में नहीं होता है। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, और एकदम बात सही है, व्यक्तिगत और समूह में दोनों में कार्य करते हैं प्रगतिशील कक्षा में। तब बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए किया जाता है। तो आप सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा नहीं होता कि मूल्यांकन पेपर और पेंसिल के जरिए होगा, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत हैं। इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील क्लासरूम में ऐसा नहीं होता कि आपका सिर्फ पेपर पेंसिल से मूल्यांकन होगा। तीनों चीजें होंगी, आपके भावात्मक, ज्ञानात्मक और संज्ञान तीनों पक्ष का अवलोकन किया जाता है। फिर उसी हिसाब से देखा जाता है कि बच्चे में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गलत होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27 नंबर के लिए, कर निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? कर शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती हैं। भाई शिक्षिका पूरी तरीके से क्लास को नियंत्रित करेंगी तो बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ आ गया? फिर कहाँ पर फिर आ गया कि प्रगतिशील क्लासरूम में जब शिक्षिका पूरी तरीके से नियंत्रित कर रही है तो कहीं ना कहीं वह शिक्षक केंद्रित हो गया। भाई कंट्रोल में नहीं रखना बच्चे को समझाना सिखाना, बच्चा अपने आप में कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों या ए ऑप्शन नहीं होगा। अगर बच्चे की भागीदारी न्यूनतम होती, भागीदारी न्यूनतम नहीं होती है भाई, अधिकतम होती है, न्यूनतम ऐसा कुछ नहीं है। करा कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। एकदम बच्चा जब एक्टिविटीज कर रहा है, गतिविधियां कर रहा है, तो उसके कार्य करते समय मूल्यांकन किया जाता है। आपका बच्चे का असेसमेंट इवेल्युएशन किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा की ऐसी विशेषता है। आपका राइट ऑप्शन होगा सी। बच्चा वर्क करता चल रहा है, बच्चे में जितने भी दिक्कतें हो रही है उसको सुधारता चल रहे हैं, मूल्यांकन करते चल रहे हैं और सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राइट ऑप्शन होगा सी। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। वह बनेगा 27 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर के लिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 28 करेगा, प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता कैसा होता है? लर्नर की बात हो रही है, अधिगमकर्ता की बात हो रही है, विद्यार्थी की बात हो रही है। स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, वे उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है, एकदम ठीक है भाई। बच्चा प्रगतिशील क्लासरूम में कैसा होता है? स्वतंत्र जब तक नहीं रहेगा तब तक सही तरीके से सीख नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं जिज्ञासा बच्चे में होती है। और या तो बात हमें कहीं ना कहीं एकदम राइट लग रहा है, बी ऑप्शन में देख लेते हैं। निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। जब पूरे शिक्षकों पर ही निर्देश पर निर्भर होंगे तो कहाँ बच्चा प्रगतिशील क्लासरूम कहाँ आ गया? प्रगतिशील क्लासरूम कहता है कि बाल केंद्रित क्लासरूम होनी चाहिए, बच्चे को प्रेफरेंस देना है ना कि शिक्षक को। तो इस तरीके से बात करें शिक्षक के ऊपर निर्भर होगा तो एक तरीके से कंट्रोल कर रहा शिक्षक, बात गलत हो जाएगी। करा कि को अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। अभ्यास प्रणाली के रूप में कॉन्सेप्ट बच्चे को होना चाहिए रूप में देखा जाता है, और सभ्य करने की जरूरत है। भाई साहब क्या बच्चा असभ्य है? क्या सभ्य है? करा निष्क्रिय प्रणाली है जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत है। भाई निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रणाली है। बच्चा सक्रिय है, बच्चे को सिखाइए समझाइए, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा 28 का ए ऑप्शन। 29 नंबर के लिए दोस्तों, करा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है, एकदम सही है। क्या होगा? अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है, राइट ऑप्शन होगा ए। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। भाई साहब एक तरफा कैसे होगा? दोनों तरफ की बातें होंगी, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक तरफा नहीं होता कि शिक्षक बोलता चल रहा है, बच्चा शांति मार के चुपचाप बैठा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होते हैं, दोनों तरफ से बातें होंगी और इसके बाद ज्ञान का निर्माण किया जाएगा। इसलिए दोस्तों या बी ऑप्शन नहीं हो सकता। निष्क्रिय अभिकरण द्वारा होता है। भाई निष्क्रिय अभिकरण के द्वारा, ग्रहण के द्वारा नहीं होता है कि भाई साहब निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते चले जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो भी निष्क्रिय रूप से, गलत बातें हैं। केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है कि शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। भाई साहब शिक्षक की भूमिका बहुत सारी है, शिक्षक को पढ़ाना है, समझाना है, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बच्चा सीखता जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दोस्तों या डी ऑप्शन भी गलत होगा। 29 का जो बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? जो बनेगा ए ऑप्शन आपका बनेगा हैपेंस थॉट करा इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। क्या होता है? किसमें? जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है लर्निंग, उसमें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, इसी क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सा इसमें से प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता है? कारण कि सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है। इस केवल प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए होती है क्या प्रगतिशील क्लासरूम में? नहीं, गलत होगा। बैठने की व्यवस्था तय है? भाई व्यवस्था नहीं तय होती है, लचीलापन होता है, मानकता। उसमें एक स्टैंडर्ड पर एक तरीके से नहीं होगा, सीट अरेंज कर दिया गया भाई साहब आपको यहाँ बैठना है, उनको वहां बैठना है, तो इस तरीके से नहीं होता है।
एक क्या होता है, बैठने की व्यवस्था, लचीलेपन होता है, और यह भी आपका बात गलत होता तय नहीं, यहाँ पर लचीलापन होता है, लचीला बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है, ठीक है। तो यह भी दोस्तों ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी गलत है। जब औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यह ऐसा भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं करता है। वह कहता है शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक, अवधारणात्मक मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल, समझ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। और यही बात सही है, तो बच्चे को, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो संकल्पनात्मक अवधारणात्मक समझ को जनरेट करने के लिए उससे क्या देनी चाहिए, अवसर देने चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए द टीचर प्रोवाइडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एनेबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 30 का दोस्तों डी ऑप्शन होगा, समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे। इस तरीके से बात किया जाए तो आप सभी के सामने हम सभी ने 30 प्रश्नों के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश की है। लिंग पूर्वाग्रह और साथ ही साथ बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पर मैंने चर्चा की, और आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार से पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ में आया, देखिए 2 प्रश्न यहाँ से हमेशा से फिक्स है, तो समझ लेना है, कोई गलती नहीं करनी है। और अगर आप लगातार जो सीरीज चल रही है हमारी, जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो को, तो फिर आपके लिए पेपर में बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, कोई दिक्कतें होने वाली नहीं दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जैसा भी सेशन लगा हो तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपने राय को जरूर देंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।